आज के इतिहास में हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यह टॉपिक हमारे स्टडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टडी के साथ साथ भारत के जो आर्थिक संरचनाएं हैं, भारत का जो लोकतंत्र है, वह भारत की अर्थव्यवस्था से कितना जुड़ा है, इसको भी समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इतिहास में आज हम जो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र बनाम समाजवाद। हम सभी जानते हैं कि जब आप प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, तो संविधान के प्रस्तावना में आपको पहला ही लाइन मिलता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। मतलब कि समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों एक साथ भारत से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न है कि लोकतंत्र बनाम समाजवाद, क्या समाजवादी कभी लोकतांत्रिक हो सकता है, या क्या समाजवादी भारत लोकतांत्रिक भारत था? वैसे तो समाजवाद भारत के संविधान में अभी भी है, सरकार की संरचनाओं में भी समाजवाद है, लेकिन अभी का जो समाजवाद है वह पहले की तुलना में बहुत कम है। अभी जो सरकारी संरचनाएं हैं वह पूंजीवाद की ओर अधिक झुकी हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म हुए, उसके बाद शासन प्रणाली समाजवाद से पूंजीवाद की ओर झुकती चली गई। तो कब भारत में लोकतंत्र अधिक था, 1991 से पहले या 1991 के बाद से? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हिस्ट्री में यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और यह बहुत ही अच्छी समझ के साथ आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके संदर्भ में कुछ विद्वान रहे हैं, उनके जो मत हैं वो पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में विद्वान क्या कहते हैं लोकतंत्र बनाम समाजवाद के बारे में। मिल्टन फ्राइडमैन है, इन्होंने एक किताब लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि वह समाज जो समाजवादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने के संदर्भ में कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। मतलब कि जब समाजवादी समाज है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं देगा। ऐसी बात मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में। यही मिल्टन फ्राइडमैन एक बार और एक कोट लिखते हैं कि एक समाज जो समानता को स्वतंत्रता से आगे रखता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत यही कहता है कि समाज में पूर्ण समानता होनी चाहिए। इस बात पर मिल्टन फ्राइडमैन कहते हैं कि अगर समाज जो समानता मतलब पूर्ण समानता की बात करता है और समानता को स्वतंत्रता से आगे बढ़ा देता है, स्वतंत्रता मूल नहीं है, मूल में क्या है? समानता। तो जब समानता केंद्रीय में हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि उस समाज को न तो समानता मिलती है और न ही स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन जबकि वह समाज जो स्वतंत्रता को समानता से आगे रखता है, उसे दोनों ही मिलते हैं। ये मिल्टन फ्राइडमैन का स्टेटमेंट है। अब इसको आप लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे यूएसएसआर एक समाजवादी देश था, साम्यवादी देश था। वहां पर शासन प्रणाली ने लोगों के अधिकार छीन लिए, कहा कि नहीं, तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हें पूर्ण समानता देंगे। पूर्ण समानता कैसे? तुम्हें काम, जो भी सब लोग कोई भी काम करे सबको इक्वल पे दिया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर का काम करे या क्लीनर का काम करे, सबको इक्वल पे दिया जाएगा। साथ ही सबको खाने के लिए एक ही समान की सुविधाएं दी जाएंगी। आप सभी काम करेंगे, जितना राज्य कहेगा उतना काम करेंगे। उससे अधिक काम करते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि स्वतंत्रता आपकी नहीं रही। आप राज्य के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, राज्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। राज्य जो दे रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, कुछ भी राज्य से क्वेश्चन करने के लिए अधिकृत नहीं है आप। वहां पर न्यायपालिका का, स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट नहीं होगा। तो आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन समानता है। समानता कैसी? इकोनॉमिक समानता, सोशल समानता, यह है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? यूएसएसआर में आगे आकर के विखंडन हो गया। यूएसएसआर इकोनॉमिकली भी वर्स्ट हो गया,
इकोनॉमिकली भी वह समाप्त हो गया और एक देश के रूप में भी फेल हो गया और 15 देशों के रूप में टूट गया। तो न तो वहां समानता बची, क्योंकि लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने पहले थोड़ा सा कंट्रोल किया, थोड़ी सी बर्बरता दिखाई, लेकिन स्टालिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने तो बर्बरता की चरम कर दी। कहा जाता है कि लगभग 5 लाख से अधिक किसानों को मरवा दिया स्टालिन, इतना क्रूर तानशाह बन के आया। तो समाजवाद या साम्यवाद का जो सिद्धांत था कि हम इक्वालिटी ला देंगे, समानता ला देंगे, उसने क्या किया, न तो समानता का कंसेप्ट वहां पर बचा, क्योंकि जो शासक था वह तानशाह बन गया, समानता खत्म, शासक श्रेष्ठ, बाकी सब लोग जीरो, और स्वतंत्रता तो बची ही नहीं। जबकि इसके विपरीत जो पूंजीवादी देश थे, अमेरिका और उसके जो यूरोपीय अलाइड थे, इन्होंने कैपिटलिज्म को चुना, पूंजीवाद को चुना। तो पूंजीवाद में क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी, राज्य समानता की गारंटी नहीं देता है, आपको स्वतंत्र कर देता है, आपको जो करना है कीजिए, विधान के अनुसार आप जो करना है कीजिए, विधि का उल्लंघन मत कीजिए, बुद्धि का उल्लंघन कीजिएगा आपको दंड मिलेगा, बाकी आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने, आय अर्जित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग संरचनाएं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती रहेंगी। तो यह विचार आया तो वहां पर क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, आर्थिक उत्थान हुआ, और उस आर्थिक उत्थान का परिणाम क्या हुआ कि बाद में जो निम्न तबका था वह भी उस आर्थिक उत्थान से जुड़ गया और उसका भी अपलिफ्टमेंट हो गया। तो अभी आर्थिक रूप से समान भी, आर्थिक समानता भी वहां आने लगी, और साथ ही सामाजिक समानता भी आ गई। समाज में भी पूर्ण समानता कभी नहीं आती है, किसी भी समाज में समानता, लेकिन तुलनात्मक रूप से समानता बढ़ी, और स्वतंत्रता तो पहले से ही थी। तो यह बात मिल्टन फ्राइडमैन ने अपनी पुस्तक में लिखी है। 1920 में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज ने एक लिखा था कि एक युवा जो समाजवादी नहीं है उसके पास हृदय नहीं है। मतलब कि एक समाजवादी युवा को, या समाजवादी वह है जो दूसरे के दुखों से चिंतित होता है, सबको एक समान लाने के बारे में सोचता है। तो प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज कहते हैं कि एक युवा जो समाजवादी नहीं है उसके पास हृदय नहीं है। मतलब कि जो दूसरों को देखता है कि वो गरीब हैं और उनके बारे में नहीं सोचता है, तो उसके पास हृदय नहीं है, अगर वो युवा है तो। लेकिन अगर एक बुजुर्ग जो समाजवादी है उसके पास बुद्धि नहीं है। कहते हैं कि लेकिन वह युवा जब बड़ा होता है और जब उसे समाज की समझ हो गई, अर्थव्यवस्था की समझ हो गई, और उसके बाद भी वो समाजवादी है, तो वो क्या है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो मूर्ख है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जो समाजवाद और पूंजीवाद का तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं। अब यहां पर प्रश्न है कि लोकतंत्र बनाम समाजवाद, हम इसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, या साम्यवाद समाजवाद। तो लोकतंत्र का ऐतिहासिक स्रोत क्या है? क्या साम्यवाद पहले आया तब लोकतंत्र आया, पूंजीवाद पहले आया तब लोकतंत्र आया? क्या साम्यवादी शासन में लोकतंत्र है या पूंजीवादी शासन में लोकतंत्र है? अब इसको हम देखते हैं। क्या समाजवाद ने लोकतंत्र को बढ़ाया? अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो सभी समाजवादी और साम्यवादी समाजों ने आजादी का गला घोटा है, और यह सच है, क्योंकि जब जहां जहां भी दुनिया में समाजवादी या साम्यवादी सरकारें आई, उन्होंने सबसे पहली चोट आजादी पर ही की। चाहे वो यूएसएसआर का लेनिन और स्टालिन का बर्बर तानाशाही पूर्व शासन था, या आज का जो उत्तर कोरिया है, कभी वियतनाम हुआ करता था, ठीक है, उसी प्रकार चाइना जो आज भी शासन प्रणाली के स्तर पर साम्यवादी है, हालांकि आर्थिक स्तर पर वह अपने आप को लगभग पूंजीवादी बना चुका है। तो जहां जहां भी आप देखेंगे कि साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली है, वह सबसे पहले उसने क्या किया, लोगों के अधिकार को छीन लिया। ठीक है, तो आजादी का जब गला घोट दिया, लोगों का अधिकार छीन गया, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों के पास अधिकार है, इसलिए तंत्र को चलाने के लिए। लेकिन जहां भी साम्यवाद आया उसने सबसे पहले लोगों के अधिकार ही छीन लिए। तो साम्यवाद जहां जहां रहेगा वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा, यह सच है, और यह दुनिया के एग्जाम्पल से भी देखा जा चुका है। उसके विपरीत जो व्यापारिक औद्योगिक पूंजीवाद था,
इसी ने लोकतंत्र की राह खोली, क्योंकि सबसे पहले जब बड़ीजवाद आया, जब राजा का शासन हुआ करता था, तो राजा के शासन के बाद व्यापारी लोग दुनिया दुनिया में जाकर के यूरोप से व्यापार करने लगे। ठीक है, तो उनको व्यापार करने में आपस में कंपटीशन होता था। ऐसे में वे चाहते थे कि राज्य उनके अधिकारों को लिमिट नहीं करे, उनको जहां व्यापार करना है, जैसे व्यापार करना है उसको करने दे। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सबको व्यापार करने की आजादी होनी चाहिए, इसीलिए राज्य को अपने अधिकारों को कम करना चाहिए। और अधिकार किसको दे देना चाहिए? जनता को, क्योंकि जनता के पास अधिकार रहेगा तो जनता सबको आगे बढ़ने का मौका देगी, सब अपने योग्यता के अनुसार आगे बढ़े। राजा के पास पावर रहेगा तो राजा अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाएगा और अपने विरोधियों को कुचल देगा। तो इसीलिए जब दुनिया में औद्योगिक पूंजीवाद आया, उसके साथ साथ लोकतंत्र भी आया। ठीक है, ये साथ साथ आगे बढ़े और आज भी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र मजबूत है वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत है। अब इसके विपरीत की बात करें तो समाजवाद और साम्यवाद, जहां सत्ता केंद्रीय भूमिका में होती है और उत्पादन के साधनों पर भी सत्ता का नियंत्रण होता है। देश में कितना उत्पादन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यह सब कौन निर्धारित करता है? सत्ता निर्धारित करती है साम्यवादी शासन में। तो अब जब ये निर्धारित करेंगे तो फिर यहां पर सत्ता जब निर्धारित करेगा चीजों का तो लोग, जनता नहीं निर्धारित करेगी, जनता नहीं निर्धारित करेगी तो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जनता का निर्धारण ही लोकतंत्र होता है। ठीक है, और इसी का परिणाम आप जब भारत में भी देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नेहरू के साथ ही भारत में समाजवादी व्यवस्था प्रभाव में रही। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ एक बात और थी कि जवाहरलाल नेहरू ने पूंजीवाद को पूर्ण रूप से कुचल नहीं दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके, 42वां संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं, उन्होंने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़वा दिया और शासन को समाजवादी बना दिया। और जब सरकार समाजवादी हो जाती है तो परिणाम क्या होता है? शासक तानाशाह बनने की ओर आगे बढ़ जाता है। परिणाम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में समाजवादी बनता गया भारत, संविधान में समाजवाद सब डाल दिया गया और कठिन आर्थिक परिस्थिति आई तो इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी, लोकतंत्र समाप्त। तो ये भारत का भी अनुभव है और विश्व का भी अनुभव है, जहां जहां समाजवाद साम्यवाद मजबूत होगा वहां से लोकतंत्र गायब हो जाएगा। ऐसे में जब स्वतंत्र भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जवाहरलाल नेहरू के दर्शन में मुड़ रहा था तो क्या वह लोकतांत्रिक भारत था? क्या वह लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था थी या एक तानाशाही अर्थव्यवस्था थी? यह प्रश्न तो ऑब्वियस बनेगा। अब एक थॉमस सोवेल का स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को राजनेताओं के निर्देशन के बिना संचालित करना बेहद जटिल है। कहते हैं कि चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजतांत्रिक अर्थव्यवस्था हो, कहीं भी जब तक सरकार अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग निर्धारित नहीं करेगी तब तक अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ सकती है। मतलब शासन को अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होती है, शासन को अर्थव्यवस्था की दिशा दिखानी होती है। अब यह डिपेंड करता है कि शासन कैसी दिशा दिखाता है। शासन समाजवादी चाहेगा तो समाजवादी दिशा दिखाएगा और पूंजीवादी चाहेगा तो पूंजीवादी दिशा दिखाएगा। परिणाम दोनों के स्पष्ट हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। पूंजीवादी सभ्यता विकास के एक क्रम के रूप में विकसित हुआ है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले श्रेणी व्यवस्था, जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में जो महाजनपद काल कहा जाता है या द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, उस काल में भारत में श्रेणी व्यवस्था का उदय हुआ। श्रेणी व्यवस्था विशिष्ट मूल रूप से क्या थी? श्रेणी व्यवस्था विशेषतः एक ऐसी व्यापारिक प्रणाली थी जो राजनीतिक दबाव से मुक्त होती थी और कुछ व्यापारी आपस में समूह बना करके, ग्रुप बना करके व्यापार किया करते थे। तो इन व्यापारियों को समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि समूह बनाने से इनके पास शक्ति आ जाती थी। शक्ति किस बात की? कि वो राज्य के द्वारा जो मनमाना रुख अपनाया जा रहा है, मनमाना आदेश दिया जा रहा है, उसको काउंटर कर सके। काउंटर कैसे करेंगे भाई राज्य को? क्योंकि राज्य तो ताकतवर है, तो राज्य को काउंटर करने, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन आता है टैक्स से, और टैक्स सबसे ज्यादा देगा व्यापारी। तो जब श्रेणी समूह बन गया, एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन हो गया, तो वे ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन राज्य से या राजा से कह सकते हैं कि अगर आप हमारे अनुकूल नीति नहीं बनाएंगे तो हम अपने व्यापार को बंद कर देंगे। व्यापार बंद कर देंगे तो हमारा जो नुकसान होगा ही, लेकिन फिर राज्य का भी नुकसान हो जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। राजा के पास धन नहीं होगा तो राजा सेना कैसे चलाएगा, प्रशासन कैसे चलाएगा, फिर राजा का भी पतन हो जाएगा। तो इसीलिए श्रेणी व्यवस्था मतलब एक व्यापार मुक्त करने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। और यह कोई विचारधारा के तहत नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि हाँ चलो भाई आज से हम ये काम करते। ये धीरे धीरे विकसित हुआ। यह अनुभव किया गया कि भाई व्यापारियों को राज्य के दबाव से मुक्त होना चाहिए। तो धीरे धीरे एक लंबे यात्रा के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था समाज के विकास के साथ ही विकसित हुई। जबकि और दोनों के बीच में एक चक्रीय प्रभाव था। चक्रीय प्रभाव का मतलब है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, पूंजीवाद आगे बढ़ेगा, पूंजीवाद आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है। जबकि जो समाजवाद या साम्यवाद था, यह क्या है? यह एक कृत्रिम व्यवस्था है। यह कृत्रिम आर्थिक व्यवस्था है। मतलब कि यह एक विचारक आए, कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक विचार दिया कि अर्थव्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए, संपूर्ण विश्व को ऐसे व्यापार करना चाहिए, और फिर उस विचार के आधार पर कुछ लोगों ने या कुछ देशों ने उस विचार को अपना करके अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो यह पहले से अनुभव नहीं था इस व्यवस्था का कि यह व्यवस्था, इसके लाभ और हानि क्या क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए जिन देशों ने इसको अपनाया, प्रारंभ में उन्होंने लाभ के उम्मीद से अपनाया कि हम इसको बहुत अच्छा करेंगे, और क्या हुआ कि उन सभी अर्थव्यवस्थाओं का पतन हुआ। किसी व्यक्ति ने कोई सिद्धांत दिया, लागू किया गया, व्यवहारिक कठिनाइयां, मानवीय पहलुओं और इन गलतियों पर ध्यान नहीं दिया गया, और परिणाम क्या हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का पतन हुआ। तो पूंजीवाद और समाजवाद में एक अंतर यह भी है। अब आप सभी जानते हैं कि रूस ने करीब 70 वर्षों से अधिक समय तक समाजवाद को आजमाया। परिणाम क्या हुआ कि विफल हो गए। उनकी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो ही गई। रूस आज टॉप 5 में भी नहीं है, जबकि एक समय दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी, लग रहा था कि अमेरिका को भी पछाड़ करके आगे बढ़ेगा। आज दुनिया के टॉप 10 की स्थिति में आ गया है, बाहर होने की स्थिति में है। देश भी टूट गया। समाजवाद के चलते ही देश टूट करके 15 देशों में विभाजित हो गया। दोबारा पुनः पूंजीवाद की ओर वापस लौटना पड़ा, और परिणाम क्या हुआ कि आज भी पूंजीवाद को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह रूस का अनुभव है। दूसरा अनुभव कहां से आता है? पूर्वी यूरोपीय देश, जो कि उस समय रूस के प्रभाव में थे। जब दुनिया 1945 के बाद 2 गुटों में बढ़ रही थी, तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो रूस के प्रभाव में साम्यवादी शासन को अपने यहां लागू करने के लिए उसका प्रयास कर रहे थे, जबकि पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे वो अमेरिका के प्रभाव में पूंजीवादी विचारधारा को लागू कर रहे थे। तो जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वो रूस के बदौलत कम्युनिस्ट हो गए, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आज भी पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं वो अपनी इकोनॉमी से स्ट्रगल कर रहे हैं, पूंजीवाद में कन्वर्ट हो गए, उसके बावजूद उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत जर्जर स्थिति में रहती है। यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिने जाते हैं। चीन जो कि साम्यवादी देश था, लेकिन अधिक देर नहीं होने दिया। अधिक देर होने से पहले ही माओवाद से पीछा छुड़ा लिया। समाजवाद साम्यवाद को आर्थिक रूप से समाप्त कर दिया, और बड़े आराम से उसने खुद को पूंजीवाद में ढाल लिया, और स्वयं को आर्थिक रूप से पूंजीवादी बना दिया। राजनीतिक रूप से आज भी चीन साम्यवादी है, लेकिन आर्थिक रूप से पूंजीवादी बन गया। और भारत में महात्मा गांधी के जोर देने के बावजूद, महात्मा गांधी भी आर्थिक दृष्टि जो महात्मा गांधी की थी वह जवाहरलाल नेहरू से कहीं अधिक परिपक्व थी। वो समझते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था ही समाज और विश्व का भविष्य है।
और उनके जोर देने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने इसे आजमाया तक नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था का ट्रायल भी नहीं किया, सिर्फ समाजवाद से जुड़े रह गए। अब आते हैं कि भाई नेहरूवादी समाजवाद क्या था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसे कुछ लोग फेबियन समाजवाद या नेहरूवादी समाजवाद कहते हैं। क्या था ये, जान लेते हैं ये भी। पहली बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के इतने बड़े फैन थे कि इन्होंने समाजवाद की कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और कोई भी जो समाजवाद की कमियों की आलोचना करता था ये उसके खिलाफ उग्र हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते थे। और लेकिन इनके बारे में एक बात यह है कि ये जिस समाजवाद की बात करते थे अपनी किताबों में भी लिखा करते थे, ठीक है, उसमें वे मार्क्सवाद और समाजवाद के बारे में जब लिखते थे अपनी किताबों में तो उसमें लिखते थे कि हम गरीबी के खिलाफ हैं, लेकिन गरीबी के खिलाफ हैं लेकिन खुद का जो रहन सहन है वह राजसी है, राजा की तरह ठाट बाट में रहते हैं। मतलब खुद को समाजवादी कहने वाले पूंजीवादियों की तरह टाई कोट या फिर बड़े बड़े हाई फाई ड्रेस, हाई फाई प्लेन, इन सब में रहा करते हैं। समाजवाद, जैसे मुंशी प्रेमचंद समाजवादी थे तो वो समाजवादी तरीके से भी रहते थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे तो समाजवादी ड्रेस भी पहनते थे। लगता था कि हाँ भारत गरीब है तो हमें भी गरीब ही जैसे दिखना चाहिए, न कि राजा की तरह रहें, खूब ऐशो आराम से जिंदगी जिए, विदेशों से कपड़ा धूला करके मंगाए, और क्या तो हम समाजवादी हैं। तो ये तो हो गया, इसी को कहते हैं फेबियन समाजवाद। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कहा जाता है कि ये लोग क्या होते थे, जो इंग्लैंड के समाजवादी जो होते थे वे एसी वेसी वाले ऑफिस में, बड़े हाई फाई ऑफिस में बैठा करते थे, टाई सूट लगा करके, और वहां बैठ करके समाजवाद पे खूब लेक्चर लिखते थे। और वहीं से प्रेरित होकर के जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को अपनाया था। तो उसे, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, तो इसी को अंग्रेजी फेबियंस कहा गया, और जवाहरलाल नेहरू इसी से प्रभावित होकर के भारत में समाजवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं एक जगह, वही लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं कि इतिहास के प्रारंभ से पुरातन भारतीय आदर्श ने हमेशा पैसे और पैसे बनाने वाली पेशेवर श्रेणी पर ध्यान दिया है। कह रहे हैं अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक भारतीय समाज ने हमेशा व्यापारियों के साथ संबंध बना के रखा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। आज वह पूंजीवादी पश्चिम के बनिया सभ्यता के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कहते हैं कि देखो हमने सदियों से आज तक जिन व्यापारियों को बड़ा प्रश्रय दिया, आज उन्हीं से लड़ना पड़ रहा है। क्या है, पश्चिम वाले वही पूंजीवादी हैं, हमारे यहां भी यही पूंजीवादी हैं, हम उनसे आज लड़ रहे हैं। अब अगर ये बात है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बार बार कहा करते थे कि चलिए मान लेते हैं, उन्होंने सोवियत संघ का एग्जांपल देते हैं कि सोवियत संघ बहुत अच्छा कर रहा था, इकोनॉमिकली काफी अच्छा आगे बढ़ रहा था आर्थिक रूप से। अगर हम ये मान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद में सोवियत संघ का एग्जांपल दिखता था, तो जब सोवियत संघ एक देश के रूप में आगे बढ़ रहा था तो जवाहरलाल नेहरू विश्व के अन्य देशों की ओर भी देखते होंगे। क्या उन्हें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश नहीं दिखते थे? दिखते होंगे वे भी, क्योंकि वो देश भी आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उनका ध्यान, यही बात है कि उनका ध्यान अगर सोवियत संघ की ओर गया, कि सोवियत संघ आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो उनका ध्यान अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के आसियान के देश हैं, जो कि पहले बहुत ही गरीब थे। भारत जब गरीब स्वतंत्र हुआ तो उनकी इकोनॉमी बहुत पुअर थी, वो सर्वाइवल की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अमेरिकी मॉडल को अपनाया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बूम पर आ गए। तो उनकी तरफ जवाहरलाल नेहरू का ध्यान क्यों नहीं गया, जो पूंजीवाद को अपना करके समृद्ध हो रहे थे? जबकि भारत में शुरू के पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं असफल हो रही थी, और जो योजनाएं बनती भी थी वह भी बहुत सक्सेसफुल प्लान्ड योजनाएं नहीं थी। तो हमारी योजनाएं असफल हो रही थी, देश की स्थिति बदतर हो रही थी, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी।
आजादी के 1947 से 1950 की स्थिति में जब भुखमरी बढ़ रही है, 60 तक आते आते भुखमरी बढ़ रही है, तो 60 में तो आपको सोचना चाहिए कि चलिए हमने 10 साल का अनुभव कर लिया समाजवाद का और हमारी भुखमरी नहीं मिट रही है, हमें आज भी अमेरिका से गेहूं खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि सोवियत संघ से हम गेहूं नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ रहा है, एक पूंजीवादी देश से, जबकि हमारा जो आर्थिक मॉडल है, जो हमारा सिस्टम है, वो समाजवादी मॉडल है। ऐसे में भी हम पूंजीवादी देशों से जब मदद ले रहे हैं, तो क्या हम पूंजीवादी देश इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं, अब उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं? सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोचा गया। अब वैज्ञानिक सोच की बात करें तो वैज्ञानिक सोच तो यही कहती है कि आप आंकड़ों की वास्तविकता को देखिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था को अगर लीड कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है इसको देख करके आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए और उसका समाधान ढूंढिए। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से अगर कोई कह देता था कि हमारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सरकारी कंपनियां, तो बड़ा गुस्सा हो जाते थे। कहते थे कि सरकारी कंपनियां लाभ कमाने के लिए पैदा होती हैं, सरकारी कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को रोजगार देना, सामान उत्पादन करना, लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है। मतलब सरकार घाटा करके उन कंपनियों को चलाए, लेकिन चलाती रहे। एक बार जमशेदजी टाटा से जवाहरलाल नेहरू की बातचीत हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू उनसे कहा कि मैं विशेष रूप से लाभ शब्द का उल्लेख भी पसंद नहीं करता हूं, मतलब लाभ शब्द से मुझे नफरत है। जवाहरलाल नेहरू ऐसा कह रहे हैं। इस पर जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि जवाहरलाल, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने की आवश्यकता की बात कर रहा हूं। इन दोनों की बात हो रही थी, तो जे.आर.डी. टाटा साहब ने कहा कि देखिए, आपकी जो हमारी जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं, वो लाभ नहीं कमा रही हैं, वो घाटे में चल रही हैं, हानि में चल रही हैं, तो उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू भड़क गए, बोले कि मुझे लाभ शब्द से ही नफरत है और सार्वजनिक कंपनियां लाभ कमाने के लिए नहीं है। फिर नेहरू आगे कहते हैं कि मेरे सामने कभी लाभ शब्द के बारे में बात मत करना, यह एक गंदा शब्द है। अब लाभ शब्द से झुंझलाना, सरकारी कंपनियां क्यों हानि में चलनी चाहिए भाई? क्यों घाटे में चलनी चाहिए? क्यों उन्हें लाभ में नहीं होना चाहिए? लेकिन जमशेदजी टाटा को हड़का करके जवाहरलाल नेहरू ने यह बात उन्हें समझा दी कि आज से मेरे सामने लाभ शब्द मत बोलना। इसे क्या कहा जाएगा? इसे एक अज्ञानता या फिर अहंकार कहा जाएगा। आप अज्ञान है क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लाभ नहीं करेंगी कंपनियां तो सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे? जब पैसे आएंगे नहीं तो पैसे बटेंगे कैसे? लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे कैसे? सरकार फिर लोगों के जीवन में कुछ भला कैसे कर पाएगी? तो ये अज्ञानता थी और घमंड था कि जमशेदजी टाटा जैसे बिजनेसमैन, जो कि पूंजीवादी व्यक्ति है, उसे सरकार की कंपनियों के लाभ हानि से क्या मतलब है? फिर भी वो देशभक्ति की भावना से आकर के अब प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि इन कंपनियों को भी लाभ के लिए कुछ किया जा सकता है, तो उसको भी हड़का रहे हैं। तो ये आपकी अज्ञानता है और अहंकार है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी देश को अधिक औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र आदि में निवेश करने के लिए लाभ की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि लाभ जब होगी ही नहीं कंपनियों की, तो फिर पैसा आएगा नहीं। पैसा आएगा नहीं तो इन जगह पे निवेश कैसे होगा? और चूंकि आपका प्रबंधन कमजोर है, इसीलिए लाभ शब्द से आपको नफरत है। क्योंकि आपकी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो लाभ शब्द से ही आपको नफरत है। तो आप ये मानिए कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के स्तर पर गलती है। इसी संदर्भ में समाजवाद ने न सिर्फ विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कुछ न करने का काम किया, बल्कि वह सामाजिक न्याय प्रदान करने में भी पूरी तरह से नाकाम रहा। एक बात समझिएगा कि समाजवादी मॉडल चलता रहा हमारे यहां जवाहरलाल नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के साथ, उसके आगे, और देश में गरीबी भी बढ़ती गई, भुखमरी भी बढ़ती गई। इसका मतलब है कि समाजवाद ने भारत में सामाजिक न्याय नहीं प्रस्तुत किया, लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दिया। क्योंकि सामाजिक न्याय देने के लिए समाज को और देश के पास, राष्ट्र के पास संपत्ति होनी चाहिए। समाजवाद ने उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, वो संपत्ति हाथ से फिसलती चली गई। एक तो संपत्ति थी नहीं, और जो थी उसका भी उचित प्रबंधन नहीं हो पाया। क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसा विचार था जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको और आगे बढ़ा सकता था। समाजवाद ने सिर्फ जो था उसको सोचने, उसको खाने का काम किया। तो परिणाम क्या हुआ कि जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए था, महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, नहीं मिला। तो भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के चलते भारत की जो सामाजिक न्याय की स्थिति थी वह भी प्रभावित हुई।
जबकि इसके विपरीत जो सेकेंड वर्ल्ड वार, अब आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब जो देश थे वे सेकेंड वर्ल्ड वार में सब आर्थिक रूप से चौपट हो गए थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया तो तुरंत ही, जबकि जो पश्चिमी जर्मनी जो था उसे तो और राख के रूप में तब्दील कर दिया गया था, मतलब पूरा बर्बाद कर दिया गया था, उसके बावजूद इन देशों ने, पश्चिमी जर्मनी ने भी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और जल्दी ही न सिर्फ वह राख से बाहर उठा बल्कि विकास किया और अत्यधिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ गया। अगर हम जापान की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे अधिक क्षति अगर किन्हीं दो देशों को हुई तो वो हुई जर्मनी और जापान। जापान पर दो परमाणु बम गिराए गए और पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया। ठीक है, फिर भी जापान ने खुद को व्यवस्थित किया और आर्थिक रूप से पुनर्जीवित भी किया। आप सभी ने एक गाना सुना होगा राज कपूर साहब का, 1950 के दशक में गाना आया था, खूब सुना होगा आप लोगों ने, और रसिया और उसके आसपास के देशों में खूब चलता है। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी। जूता है जापानी जब वो कहते हैं तो अपने जूते की ओर इशारा करते हैं जो फटा हुआ है, तो वो दिखा रहा है कि उस समय जो जापान की अर्थव्यवस्था थी वो वैसी ही फटेहाल स्थिति में थी। वो अपने जूते की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जूता है जापानी, जापानी जूता फटा हुआ है, मतलब जैसे जापान फटा हुआ है वैसा मेरा जूता भी फटा हुआ है। पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, मतलब रूस। पतलून जो है वह भी खूब अच्छा चकचक है, इंग्लिस्तानी की तरह, इंग्लिस्तान की तरह इंग्लैंड की तरह, और जो सर पे टोपी है वह भी एकदम चमचमा रही है, लेकिन जूता फटेहाल स्थिति में है। तो जापान की स्थिति इतनी खराब थी कि दुनिया के देश उसको फटेहाल के रूप में, भारत के गानों में भी उसे फटेहाल के तौर पर दिखाया जाता था, लेकिन उसने खुद को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित कर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने आप को इस हद तक पुनर्जीवित किया कि एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है जापान का कि उसने करीब 23 वर्षों से भी अधिक समय तक 9% की दर से वृद्धि दर्ज की। सोचिए, 23 साल लगातार 9% से अधिक की वृद्धि दर्ज करना, यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कितने आश्चर्य की बात है, कोई देश जो कि लगभग बर्बाद कर दिया गया है वह अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि 23 साल तक लगातार 9% की दर से आगे बढ़ा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के जो नीति निर्माता थे, जो नीति निर्धारक थे, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग किया। वे समाजवाद की ओर नहीं मुड़े। जबकि अमेरिका ने उस पर हमला किया था, चाहते तो समाजवाद की ओर जा सकते थे क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश था, लेकिन उन्होंने अमेरिका से अलग जाने का विचार नहीं किया क्योंकि उनको आर्थिक समझ थी। और जल्द ही दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। 2011 में आकर के चीन ने उनको पीछे छोड़ा। तो एक छोटा सा आइलैंड जो कि पूरा बर्बाद कर दिया गया था, वह भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना करके आगे बढ़ गया। क्या भारत को इससे नहीं सीखनी चाहिए थी? सीखनी चाहिए थी, ओबियस सीखनी चाहिए थी। अब आते हैं कि अगर इसके बाद भारत के बारे में बात करें तो जापान, जर्मनी, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका, ये सभी युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध से बर्बाद हो चुके थे, जबकि भारत कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का विभीषिका नहीं झेलना पड़ा जापान की तरह। इंग्लैंड की तरह इसके ऊपर युद्ध का बहुत बड़ा कर्ज भी नहीं लदा। ठीक है, तबाही से भी बचा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से जर्मनी और जापान पे बर्बादी हुई, वैसी बर्बादी भी यहां नहीं हुई। इसके बावजूद भारत एक ऐसा तीसरे दर्जे का और तीसरे दुनिया का देश बना रहा जो अपने करोड़ों भूखे लोगों का पेट तक भरने में असमर्थ था। तो भाई, दुनिया के जो देश युद्ध लड़के बर्बाद हो गए वह भी उठ गए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़े, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अब इस संदर्भ में चूंकि भारत समाजवादी मॉडल अपना रहा था और भारत गरीबी की ओर जा रहा था, तो जो वामपंथी हैं, जो समाजवादी मार्क्सवादी वामपंथी हैं, वे इस बात का बचाव करते हैं कि भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पाया। तो वो कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ लोगों में राष्ट्रीय चरित्र की समस्या, मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। लोग सिर्फ अपने लिए काम करते थे, देश के लिए इनके काम करने से कोई मतलब ही नहीं था।
फिर कहते हैं कि लोग परिश्रमी ही नहीं थे। भारत के लोग बहुत ज्यादा काम धाम करने से मतलब नहीं रखते थे। 3 महीना काम किया खेती में, उसके बाद 9 महीना आराम करने का सोचते हैं। अनुशासन की कमी होती है भारतीयों में। औपनिवेशिक बोझ भी है हम पर भाई, सदियों से जो इंग्लैंड का शासन रहा है इसका भी एक हम पर दबाव रहा है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वह भी नरम है, कमजोर लोकतंत्र है। तो और अब आवश्यक क्या है कि वह तानाशाही है, सैन्य तानाशाही चाहिए। मार्क्सवादी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी सैन्य तानाशाही चाहिए, तभी हम इंग्लैंड अमेरिका की तरह या फिर जापान की तरह बहुत आगे जा सकते हैं। अब इन लोगों से यह पूछा जाना चाहिए क्या कि अब वर्तमान में 2021-22 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यही भारतीय लोग हैं जिनमें कि आप सारी समस्याएं बता रहे हैं। क्या वो भारत के लोग बदल गए? लोग वही हैं, समाज वही है, फिर भी भारत प्रगति कर रहा है। अचानक भारत आलसी से मेहनती कैसे हो गया? अधिक अनुशासित कैसे हो गया? तो इसका एकमात्र उत्तर है कि पहले भारत की जो आर्थिक नीति थी वह समाजवाद की ओर झुकी हुई थी, और समाजवाद एक असफल आर्थिक व्यवस्था थी जिसको लेकर के भारत ने भी अपने आप को बर्बाद कर लिया। जैसे ही भारत ने समाजवाद से पीछा छुड़ाना शुरू किया, भारत की अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़नी शुरू की। आज हम चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इसलिए दुनिया के देशों को, आज कनाडा के साथ हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं आर्थिक मंचों पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आर्थिक रूप से अब सशक्त हो रहे हैं। दुनिया को पता है कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत अब फ्री इकोनॉमी की बात करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ चुका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चुका है। अब आते हैं कि इसके संदर्भ में, समाजवाद और लोकतंत्र के संदर्भ में सरदार पटेल का क्या विचार था, नेहरू और सरदार पटेल में क्या बातें होती थी इसको लेकर के। तो जो समाजवादी होते थे, स्वतंत्रता संग्राम के दौर के जो समाजवादी होते थे, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण हो गए, मीनू मसानी हो गए या लोहिया हो गए, ये लोग कहा करते थे स्वयं को कि वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वी आर प्रोग्रेसिव, हम लोग प्रगतिशील हैं, विद्वान हैं, हम लोग भविष्य दृष्टा हैं, भविष्य देखने वाले हैं, हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच है, और हम गरीबों के मित्र हैं, गरीबों के समर्थक हैं। और इस तरीके से ऐसे ऐसे मुहावरे इन्होंने गढ़े, और इसी का प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर पड़ा। और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को भी इन्हीं झांसे में ले लिया, क्योंकि ये सभी हमारे प्रधानमंत्री के आसपास रहते थे और उनके दिमाग में यही सब बातें डालते रहते थे। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो जो उस समय के समाजवादी थे पूरा सूट बूट पहनते थे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में घूमने जाते थे, वहां इंटरनेशनल मीटिंग्स में भाग लेते थे। तो रहन सहन इनका राजाओं जैसा, और भाषण समाजवाद पर। तो एकदम दोहरा कैरेक्टर इनमें होता था, और यह बात सरदार पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद थी। जब 1931 में कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन का प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसमें यह कहा गया कि जो प्रमुख उद्योग और सेवा होंगे उन पर राज्य का स्वामित्व होगा। जो प्रमुख उद्योग होंगे जिनसे कि जनसंख्या प्रभावित होती है, लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, वैसे उद्योगों पर राज्य का प्रभाव होगा। यह जो प्रस्ताव पारित किया गया, यह बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के दबाव में पारित किया गया, ठीक है। और इसी के बाद से समाजवादी शब्द कांग्रेस के अधिवेशन में इंक्लूड हो गया। अब कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवादी शब्द की चर्चा होने लगी। इससे पहले समाजवादी शब्द कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रयोग नहीं होता था। वर्ष 1936 में जब हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उस समय उन्होंने कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें समाजवाद के बारे में खूब प्रशंसा की, और कांग्रेस के संचालन के लिए केंद्र में, केंद्रीय स्तर पर एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती थी। उस 14 सदस्यीय कमेटी में जवाहरलाल नेहरू ने सभी पूंजीवादियों को हटा करके और अपने सभी समाजवादी मित्रों को भर दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, इन सब लोगों, ये जो समाजवादी थे, इनको लेकर के केंद्रीय कमेटी में भर दिया। मतलब कांग्रेस का समाजवादीकरण हो गया। साथ ही अब जब नेहरू जी
कांग्रेस के मंचों से समाजवाद के बारे में चर्चा करने लगे तो ये बात पटेल को चुभने लगी। तो इसी के साथ पटेल और नेहरू में विवाद भी उत्पन्न हो गए और दोनों एक दूसरे के कटु आलोचक भी बन गए। ठीक है, पटेल ने नेहरू द्वारा इस समाजवाद का समर्थन करने पर बार बार आपत्ति जताई थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार तक नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी समाजवाद को अपने मॉडल के तौर पर आजादी से पहले स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के मंचों से जवाहरलाल बार बार समाजवाद का नारा लगाते रहते थे। तो सरदार पटेल ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि जब कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं पारित किया कि हम भारत की आजादी के बाद समाजवादी मॉडल अपनाएंगे, तो आप बार बार समाजवाद क्यों कहते हैं। और सरदार ने, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं 1934 में कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इन सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली, ताकि अपने मजबूती से जो समाजवादी विचार है उसका और प्रसार किया जा सके। इस पर सरदार पटेल नाखुश हुए और उन्होंने इन सभी लोगों को लंबे समय के लिए जैसे ही मौका मिला कांग्रेस की कोर ब्रांच से हटा दिया, दंडित किया इनको कि आप कांग्रेस के अंदर अलग से पार्टी नहीं बना सकते। कांग्रेस एक पार्टी है, अगर कोई विचार कांग्रेस को चाहिए तो कांग्रेस अपने मंच से उसकी घोषणा करेगी। आप कांग्रेस के अंदर रह करके एक अलग गुट नहीं बनाइए, गुटबाजी यहां नहीं चलेगी। हालांकि गुटबाजी चलती रहती थी। अब जो सरदार पटेल थे ये क्या कहते थे इनके बारे में, कम्युनिस्टों के बारे में जो इनके विचार थे वो कहते थे कि ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के खंदक खोदने वाले और खनिक के रूप में है। जो कांग्रेस के समाजवादी थे इनको सरदार पटेल कहते थे कि ये समाजवादी कुछ नहीं है, ये जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि विदेश से संचालित होती है, विदेश से जो कहा जाता है वहां से प्रचारित उन्हीं आदेशों को पालन करती है, और ये जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी घुस बैठे हैं ये सभी क्या हैं, ये वही मार्क्सवादी हैं जो विदेश से आदेश मिलता है उसको कांग्रेस के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि एक सरकार जो खुद को व्यापार में ले आती है आखिर में पछताती है। मतलब ये मानते थे कि सरकार को शासन व्यवस्था से अलग आर्थिक व्यवस्था से अलग रहना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक किताब आई थी द ग्रेट डिवाइड, इसमें इसके लेखक हैं एच.वी. होडसन। इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी थी तो उसमें इन्होंने दावा किया था कि 1947 में अगस्त में जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट की लिस्ट तैयार करी, जवाहरलाल नेहरू जब अपनी कैबिनेट की लिस्ट तैयार कर रहे थे तो पहली सूची से जो उन्होंने सूची तैयार की थी उसमें से सरदार पटेल का नाम ही गायब कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो। सरदार पटेल को मंत्री बनाना ही नहीं चाहते थे। क्या कारण था भाई? तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि नेहरू को डर था कि पटेल उनकी समाजवादी नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि ओबीबीएस था ही, जब तक पटेल रहे उन्होंने उनकी समाजवादी नीतियों का विरोध किया भी। पटेल के पास नेहरू के मुकाबले अधिक सम्मान और समर्थन भी था, तथा इनके पास इतनी शक्ति थी कि वे नेहरू की नीतियों को अधिक वोट से पराजित भी कर सकते थे। इसलिए भी सरदार पटेल को बाहर रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू प्रयासरत थे। तीसरा कि नेहरू सिर्फ अपने तरीके से शासन चलाना चाहते थे और सत्ता को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। मतलब कि नेहरू में जो डिक्टेटरशिप था, एक तानाशाहपना था, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री हैं वही सिर्फ रहे, उनके साथ कोई भी कंपटीटर नहीं रहे, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहे। इसीलिए, और वो जानते थे कि उनको एकमात्र कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सरदार पटेल, और इसीलिए जब पहली बार उन्होंने मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाई तो सरदार पटेल का नाम ही उस लिस्ट से गायब कर दिया। बाद में गांधी जी का दबाव पड़ा, तब फिर सरदार पटेल को उस लिस्ट में शामिल करना पड़ा। ऐसा वो एच.वी. होडसन अपनी किताब में लिखते हैं। सरदार पटेल कहते थे, सरदार पटेल कोई अव्यवहारिक आदमी नहीं थे, वो व्यवहार के साथ चीजों को देखते थे। उन्होंने मार्क्सवादियों को, समाजवादियों को एक ऑफर दिया। ऑफर क्या है, प्रस्ताव क्या है कि वो कहते हैं कि किसी भी एक प्रांत को चुन लीजिए आप लोग और उसे समाजवादी सिद्धांत के अनुसार वहां का शासन प्रणाली चलाइए। हमारे यहाँ जितने राज्य हैं उनमें से कोई एक राज्य मैं आपको देता हूं, ठीक है, वहां आप ही लोग शासन चलाइए समाजवादी तरीके से, और अगर दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से आप संचालित कर लेते हैं तो मैं खुशी खुशी
देश आपके हाथों में सौंप दूंगा। सरदार पटेल ने यह ऑफर दिया समाजवादियों को कि आप अगर अपने मॉडल को मानते हैं कि आपका मॉडल अगर अच्छा है तो आप अपने मॉडल को लेकर के आइए, भारत के किसी भी एक राज्य में बोलिए, मैं वहां का शासन आपको दे देता हूं, आप उसका शासन चलाइए, और फिर उस राज्य में अगर आपने बेहतर परफॉर्मेंस किया बाकी भारत के राज्यों की तुलना में, तो मैं पूरे भारत में केंद्रीय स्तर पर भी आप ही लोगों को शामिल कर दूंगा और खुशी खुशी से भारत समाजवादी मॉडल को अपना लेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि समाजवादियों को कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सरदार पटेल के सामने वो ऐसा शर्त रख सके, उनके शर्तों को मान सके, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी प्रशासन चलाने की। सरदार पटेल ने आगे लिखा है कि समाजवाद के बारे में बात करने से पहले आपको अपने आप से यह बात पूछनी चाहिए कि आपने अपनी मेहनत से कितनी संपत्ति अर्जित की है। कहता है कि पहले तुम बताओ, लोगों को कहते हो कि सबको बराबर बराबर इक्वल आ जानी चाहिए, समाजवादी हो जाना चाहिए। तुमने कभी पैसा कमाया है? खुद तो कभी पैसा कमाया नहीं और लोगों को चले हो पैसा बांटने। अनुभव के आधार पर मुझे इस बात का भरोसा है कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पहले यह सीखें कि अधिक संपत्ति कैसे अर्जित करनी है, इसके बाद संपत्ति अर्जित करें और फिर उसके बाद यह सोचे कि अब इसका क्या करना है। सरदार पटेल अपने विचारों से स्पष्ट थे। कहते थे, भाषण में वो कह रहे थे कि सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, फिर पैसा कमाना चाहिए और कमाने के बाद यह सोचना चाहिए कि इसे खर्च कैसे करना है, न कि समाजवादियों की तरह पहले ही हम खर्च यहां करेंगे, कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है। और सरदार पटेल जो भारत के व्यवसायी वर्ग होता था, चाहे बिड़ला हो या अन्य व्यवसायी, सबके साथ मित्रता रखते थे, सभी व्यापारियों के साथ अच्छी दोस्ती थी इनकी, लेकिन कभी भी उनका कोई भी सम्मान, कोई भी लाभ, कोई भी सहयोग नहीं लिया, न तो अपने परिवार के लिए न अपने लिए। जब एक बार स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए तो उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। वो गांधीवादी सादगी, जो गांधी जी की तरह सादगी से जीवन जीना था, उसके एकदम प्रतीक बन गए। सरदार पटेल कहते हैं कि बापू कहते थे कि जो लोग राजनीति में होते हैं उन्हें संपत्ति नहीं रखनी चाहिए और मेरे पास कुछ नहीं है। सोचिए गांधी जी के आदर्शों को किस हद तक सरदार पटेल ने अपने अंदर शामिल कर लिया कि राजनीति में जो लोग रहते हैं उन्हें संपत्ति नहीं रखनी चाहिए और मैंने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बात जो कि नेहरू के विपरीत थी, क्योंकि वो तो ठाट बांटते रहते थे, अन्य समाजवादी जो थे वो बड़े ठाट बांटते रहते थे, जबकि समाज के लोगों के जैसा रहन सहन सरदार पटेल का था। इनकी जो बेटी थी, एकलौती बेटी थी मणिबेन, 1980 के दशक में जब उनकी मृत्यु हुई तो मरने पर उनके पास सिर्फ एक कमरे का एक घर था, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। सोचिए, देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की बेटी, सरदार पटेल की बेटी के पास सिर्फ एक कमरे का घर, वो भी 1980 की स्थिति में, 1980 के दौर में। तो इस तरीके से सरदार कितने बैलेंस्ड थे अपने बातों को लेकर के। कुछ और जो दुनिया के विद्वान हैं उन्होंने भी समाजवाद पर अपनी अपनी राय रखी है। ये भी जान लेते हैं कि अन्य विद्वान समाजवाद के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो राजा जी सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने 15/1/1966 को स्वराज्य पत्रिका में एक लेख लिखा। उसमें लिखते हैं कि मुझ पर इस परमिट राज का भूत सवार नहीं है। मतलब वो कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं कि मुझे परमिट सिस्टम नहीं चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा बड़ा सांप है जिसने खुद को अर्थव्यवस्था के चारों ओर लपेट लिया है। कह रहे हैं कि ये नाग है जो डस रहा है अर्थव्यवस्था को, समाजवाद को गाली दे रहे हैं। मार्गरेट थ्रेसर आप सभी जानते हैं, ये इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही थी, बहुत बड़ी प्रधानमंत्री मानी जाती है, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट भी मानी जाती है। इनका स्टेटमेंट है कि समाजवाद के जरिए आर्थिक बीमारी का इलाज करना ल्यूकेमिया को जोंक से ठीक करने की कोशिश करने जैसा है। मतलब ल्यूकेमिया में ब्लड बाहर निकलता है और जोंक से ठीक करने का मतलब कि जोंक और ब्लड चूसता है, तो एक अर्थव्यवस्था जर्जर है, ऊपर से समाजवाद और जर्जर बना देगा। ऐसा विचार मार्गरेट थ्रेसर का था। जबकि जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे कि भविष्य अगर आशा से भरा है तो ऐसा काफी हद तक सिर्फ इसलिए है क्योंकि सोवियत रूस ऐसा कर रहा है। मतलब यह दुनिया में सिर्फ सोवियत रूस इनको दिख रहा था कि सोवियत रूस इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है समाजवादी मॉडल अपना करके।
तो इसीलिए दुनिया भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी जो समाजवाद को अपनाएगी। उन्हें सोवियत रूस में स्टालिन के अत्याचार नहीं दिख रहे थे, जिसमें कि 5 लाख से अधिक किसानों को मार दिया गया। आगे मार्गरेट थैचर एक और स्टेटमेंट देती है कि समाजवाद के साथ यह समस्या है कि आप अंततः दूसरे के पैसे को भी खत्म कर देते हैं। समाजवाद एक ऐसा सांप है या एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके पास तो पैसे नहीं है, लेकिन दूसरे के पास जो पैसा है, समाजवाद उस पैसे को भी समाप्त कर देता है। मतलब दोनों बराबर हो गए अब, क्योंकि दोनों भिखमंगे हो गए। एक के पास पहले पैसा था, लेकिन समाजवाद आते ही वो पैसा भी छीन लिया गया, तो वो भी भिखमंगा, आप भी भिखमंगा। रोनाल्ड रीगन, बहुत फेमस राष्ट्रपति। आप एक वामपंथी को कैसे पहचानते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा था कि एक वामपंथी की पहचान क्या होती है? वह जो कि मार्क्स और लेनिन को पढ़ने वाला है। जो मार्क्स और लेनिन को पढ़ता है, उनकी किताबें पढ़ता है, वह क्या है? वामपंथी है। और आप एक वामपंथ विरोधी को कैसे पहचानते हैं? वह जो मार्क्स और लेनिन को समझने वाला है। कहते हैं कि मार्क्स और लेनिन को सिर्फ जो पढ़ता है वो वामपंथी है, और जो मार्क्स और लेनिन को समझता है वो उसका विरोधी है, क्योंकि उसके कैरेक्टर को, रियल कैरेक्टर को जो समझ जाएगा वो उसका विरोधी ही हो जाएगा। ये एक बार जमशेदजी टाटा ने बाद में लिखा था कि मैं गांधी जी से मुलाकात के बाद जब बाहर आता हूं तो उत्साहित और प्रेरित होकर के आता हूं, लेकिन हमेशा थोड़ा डाउटफुल रहता हूं कि गांधी जी क्या करेंगे पता नहीं है। जवाहरलाल के साथ जब बातचीत के बाद बाहर आता हूं तो भावनाएं उबाल मारती है, भावनात्मक जोश में भर जाता हूं, लेकिन अक्सर भ्रमित और असहमत होता हूं। मतलब भ्रम में रहता हूं, क्या है क्या, कुछ समझ नहीं आया उनसे क्या बात हुई, और उनकी बातों से असहमत रहता हूं। जबकि वल्लभ भाई के साथ जब मुलाकात होती है तो वो खुशगवार होती है, जिनसे मिलकर आने के बाद मैं देश के भविष्य को लेकर एक नए विश्वास के साथ लौटता हूं। मैं अक्सर यह सोचता हूं कि अगर भाग्य ने फैसला किया होता और वह जवाहरलाल के बजाय उम्र में छोटे होते तो भारत एक बिल्कुल ही अलग राह पर चला होता और आज की तुलना में कहीं बेहतर आर्थिक स्थिति में होता। मतलब जमशेदजी टाटा कह रहे हैं कि सरदार पटेल अगर भारत के प्रधानमंत्री बने होते तो शायद भारत की दिशा और दशा कुछ और होती, कुछ अच्छी स्थिति होती। तो प्रारंभ में भारत जिससे कि अपने आर्थिक मॉडल को, समाजवादी मॉडल को अपनाना भूल नहीं है, बल्कि उस मॉडल के साथ टिके रहना भूल है। उस मॉडल की असफलता को 10 साल के अनुभव के बाद भी जज करना, नहीं जज करना, और फिर उसी को कंटिन्यू रखना और लंबे समय तक कंटिन्यू रखना। गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, समाधान मिल नहीं रहा है, फिर भी समाजवादी मॉडल पे आगे बढ़ते जाना, यहां तक कि संविधान संशोधन करके उसमें भी समाजवादी शब्द डाल देना, यह दिखाता है कि प्रारंभ में जो भारत की सरकारें थी उन्हें आर्थिक स्तर पर कितनी नासमझी की शिकार थी वो। इस तरीके से आज हमने समाजवाद और लोकतंत्र तथा भारत के समाजवादी मॉडल की चर्चा करी। ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।